अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीट होने लगा है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। हमने बात करनी है आज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया की। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अलावा दो टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं, तो मैं एक ही वीडियो के अंदर ये तीनों चीज़ें जो है वो बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड ही हैं। एक इम्यूनाइजेशन है और एक एंटीबायोटिक है, दोनों जो है वो बैक्टीरिया को उसकी औकात में रखने के काम आता है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल का मतलब ये है कि कोई भी इन्फेक्शंस किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं उन्हें टॉलरेबल लिमिट के अंदर लाना, यानी जो भी इन्फेक्शन किसी पॉपुलेशन के अंदर है उन्हें इतना कम कर देना कि वो बर्दाश्त किए जा सके, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैले नहीं। ये कहलाता है कंट्रोल। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल की जब आप बात करते हैं तो आपका जो टारगेट होता है, आपका जो एम होता है, आपका जो गोल होता है वो ये है कि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ना फैले। आजकल जो इन्फेक्शन फैला हुआ है कोरोना, अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल का मतलब यही है कि इन्फेक्शन लिमिटेड रहे, बहुत कम लोगों तक रहे, बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो इससे अफेक्ट ना हो, इससे मुतासिर ना हो। अच्छा, क्यों ज़रूरी है बैक्टीरिया का कंट्रोल? तो एक तो डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। सेकेंड, टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फूड। ना सिर्फ डिजीजेस बल्कि हमारा जो फूड मटेरियल है, बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय डीकम्पोजिशन, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैक्टीरिया को कंट्रोल करें। और तीसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं। ना सिर्फ खाने की चीज़ें बल्कि दूसरे हमारे जो मटीरियल्स होते हैं उन्हें भी बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन के ज़रिए डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर्स? वो क्या क्या बातें हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या इकदाम हैं जिनके ज़रिए हम बैक्टीरिया को उसकी औकात में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। हर वो शख्स के जिसके अंदर बीमारी है उसे अगर आप ट्रीट कर दें तो उसके अंदर का बैक्टीरिया मर जाएगा। जब उसके अंदर का बैक्टीरिया मर जाएगा तो वो दूसरों तक पहुँचाने का बाइस नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो है हमारे पास सबसे बड़ा इशू है। इशू क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है ज़्यादातर, तो उनके अंदर बीमारियां होती भी हैं तब भी वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाते। ये बड़ा मसला है जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इस वक्त जो कोरोना चल रहा है इसके अंदर भी क्या होता है, जो लोग बीमार होते हैं वो अपने आप को बीमार समझते ही नहीं है। जब अपने आप को बीमार नहीं समझेंगे तो हॉस्पिटल नहीं आएंगे, जब हॉस्पिटल नहीं आएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, और जब ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो ये बेसिकली रेजरवायर के तौर पर बिहेव करते हैं, यानी स्टोरेज के तौर पर बिहेव करते हैं और दूसरों तक इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो पहला पॉइंट यही होता है कि जो लोग भी इन्फेक्टेड हैं, जिन लोगों के अंदर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया गया हुआ है, बीमारी कॉज कर चुका है, उनको ट्रीट किया जाए ताकि उनसे दूसरों के अंदर ना फैले। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस। अगर टीबी किसी को हुआ है तो अगर वो उस शख्स को आप ट्रीट ना करें तो उसके सराउंडिंग में जितने लोग होंगे उनके अंदर चांसेस होगा कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले वो लोग कि जिनके अंदर बैक्टीरिया जा चुका है, यानी जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा। सेकेंड जो हमारे पास मेथड है, सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक कहते हैं प्रिवेंटिव को, यानी बीमारी से पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीमार ना हो। तो ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर आती क्या है? इसके अंदर आती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, और प्रोफाइलैक्टिक की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब बीमारी से पहले, किसी बीमारी से पहले अगर आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, इसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे, हमारे पास टॉपिक है। थर्ड जो है हमारे पास स्टेप वो है डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन। देखिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचता है। पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने वायरसेस पढ़े थे। हमने देखा था कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हमारे पास आते थे इंसेक्ट्स के जरिए, मॉस्किटो के जरिए आ रहे थे। तो अगर, अच्छा, ये पूरी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल क्या है? जैसे कि आप मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं कि जो मलेरिया है वो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। मैं अगर यहाँ बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये प्लाज्मोडियम होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। उसके बाद ये आता है किस तक? ये आता है इंसानों तक। उसके बाद ये दोबारा जाता है किस तक? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो तक, ठीक है, दूसरी हालत में। और फिर उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होते हैं, फिर इसके जरिए इंसानों तक आते हैं। तो अगर आप इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर किसी एक जगह पर स्टॉप लगा दें, यानी अगर आप मच्छरों को, इस खास तरह के मच्छर को पैदा होने से रोक दें, तो ये बीमारी जो है ये इंसानों तक नहीं आ सकेगी। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं हमारे पास जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जरिए आते हैं, लाइक किसी इंसेक्ट के जरिए आ जाएंगे या किसी और तरह से, किसी मीट खाने से आ जाएंगे।
तो इन बैक्टीरिया को रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनकी लाइफ साइकिल के अंदर पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कैसे पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल रेबीज के वायरस की अगर आप बात करें तो रेबीज का वायरस जो पहुंचता है वो डॉग के बाइट से पहुंचता है। तो डॉग जो है वो उसकी लाइफ साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप डॉग को खत्म करें या डॉग के अंदर से वायरस को खत्म कर दें तो वो इंसानों तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस तरीके से इंसानों तक पहुंचते हैं और आपको उसकी लाइफ साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं एक स्टॉप लगाना पड़ेगा ताकि वो हम तक ना पहुंच सके। फोर्थ जो है हमारे पास इन केस ऑफ एपिडेमिक, एपिडेमिक कहते हैं वबा को, जैसे कि अभी वबा फैली हुई है, अभी तो पेंडेमिक है। एपिडेमिक किसी एक लोकल एरिया के अंदर अगर इन्फेक्शन फैला है तो वो, और पेंडेमिक होता है वर्ल्ड वाइड अगर इन्फेक्शन फैला है। तो इस वक्त जो कोरोना है वो बेसिकली एक पेंडेमिक है। और ये वाला लफ्ज़ तो आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा, क्वारंटाइन। तो एपिडेमिक्स जब होते हैं, ऐसी कोई वबा फैलती है जिसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से नॉन इन्फेक्टेड में फैल रहा होता है, यानी कॉन्टेजियस बीमारी होती है जो एक से दूसरे के अंदर फैलती है। तो उसके अंदर क्वारंटीन किया जाता है, यानी जिनके अंदर बीमारी होती है उन्हें आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ताकि वो दूसरों तक बीमारी फैलाने का बायस ना बने। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट ऑफ द रेजर्वॉयर होस्ट इफ एनी। अगेन वही बात आ गई, लाइफ साइकिल के अंदर आप जो है वो देखें कि ये जो बैक्टीरिया है ये किसी ऑर्गेनिज्म से हम तक पहुंच रहा है या डायरेक्ट आ रहा है। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे जो हवा के जरिए आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे किसी एनिमल से हम तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली वो उसका रेजर्वॉयर होस्ट होता है जिसके अंदर वो पाए जाते हैं। तो अगर आपने रेजर्वॉयर होस्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसे अगर ट्रीट कर सकें, उसे कंट्रोल कर सकें, उसे इंसानों तक पहुँचने से रोक सकें तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। देन बहुत इंपॉर्टेंट इज हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब यह है कि लोगों को स्पेशली जो हेल्थ केयर लोग हैं, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको और जो आम आबादी है उनको बताया जाए कि कौन कौन सी बीमारी किस किस तरीके से फैलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि एड्स किस किस तरीके से फैलता है तभी तो आप अवॉइड कर सकेंगे। अगर आपको पता है कि कोई बीमारी किस किस तरीके से, हेपेटाइटिस कैसे फैलता है या टेटनस कैसे आपको हो सकता है या डिफ्थीरिया कैसे हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस कैसे हो सकता है, जब तक आपको बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा कि कैसे कैसे आप तक फैलती हैं तो तब तक आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आजकल बताया जाता है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ये आपकी जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है। फिर आप बताते हैं कि किस किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, लाइक मास्क पहन सकते हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हमारी आबादी जो है, हमारे लोग जो है उनमें कीड़ा है, वो सुनते नहीं है, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस जो है, मासेस की हेल्थ अवेयरनेस, आम लोगों की हेल्थ अवेयरनेस जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। देन इस्टेब्लिशिंग अ सर्वेलेंस सिस्टम। ये तो हमारे मुल्क में मजाक है, हमारे यहाँ कोई सर्वेलेंस सिस्टम काम नहीं करता, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि इसको ओवरलुक करे, तो खैर इसको तो छोड़ दे। बट दुनिया भर में सर्वेलेंस सिस्टम होता है जो पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहा होता है हर चीज़ को। देन द लास्ट वन इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। मल्टीपल तरीकों से किलिंग की जाती है बैक्टीरिया की। स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज के सामने छोड़ दिया जाता है बैक्टीरिया को, या फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर। आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं सर्जरीज के अंदर, उन्हें भी स्टेरिलाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। एंटीसेप्टिक्स होते हैं, ठीक है, सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं। दीज आर वेरियस मेथड्स जिसके जरिए आप बैक्टीरिया को किल करते हैं ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने इसमें एक चीज़ डिस्कस की थी, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये बात इस पर बात कर लेते हैं। एंड देन एक और टॉपिक है हमारा, वो है एंटीबायोटिक्स, इनका यूज़ एंड मिस यूज़। अच्छा, अब इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के अंदर जो है ये बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, वो समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। तो ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, एक चीज़ बड़ी है और एक चीज़ छोटी है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ फ्रूट, तो फ्रूट जो है ये एक बड़ी टर्म है। फ्रूट के अंदर आम भी आ जाता है, केला भी आ जाता है, सेब भी आ जाता है, तरबूज भी आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो इम्यूनाइजेशन है ये एक बड़ी टर्म है, ठीक है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाना। ये पूरी लाइन के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। इम्यूनाइजेशन जो है इसका मतलब होता है इंडक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास तरह की इम्यूनिटी पैदा करना। अच्छा, अब ये इसके तरीके हैं, बाय इंजेक्टिंग एंटीजेंस, बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स। तो ये तीन तरीके हो गए। इसका मतलब इम्यूनाइजेशन एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो इम्यूनाइजेशन जो है ये एक बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, और इसका एक तरीका जो होता है वो होता है बाय वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यून सिस्टम के अंदर एक ख़ास तरह के ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ ताकत पैदा करना, इम्यून करना, इम्यूनिटी पैदा करना, और उसका एक मेथड होता है, एक तरीका होता है बाय वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन एक ही चीज़ नहीं है।
वैक्सीनेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन में आती है, लेकिन हर इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन से नहीं होती। इम्यूनाइजेशन के और भी मेथड्स हैं। नाउ इट कैन बी प्रोटेक्टिव और इट कैन बी क्यूरेटिव। प्रोटेक्टिव का मतलब ये है कि ये आपको बीमार होने से बचा लेगा। क्यूरेटिव का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म चला गया तो अभी भी आपको ये बचा लेगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें, मैं समझाता हूँ इसका फ़र्क क्या होता है। अगेन ये आ गया, देयर आर मेनी वेज ऑफ इम्यूनाइजेशन, वन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि हर इम्यूनाइजेशन जो है वो वैक्सीनेशन के जरिए नहीं होती। वैक्सीनेशन एक तरीका होता है। अच्छा, वैक्सीनेशन को एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसके ऊपर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 14 में। एक हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसको हम चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो वैक्सीनेशन है ये प्रोफाइलैक्टिक है इन नेचर। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब यानी आपको बीमार होने से पहले यानी आपको बीमार होने से बचाती है, यानी आपको बीमार होने से पहले की जाती है, ठीक है। बीमार होने के बाद नहीं, बीमारी से पहले आपके साथ ये किया जाता है जिसकी वजह से आप बीमार नहीं होते। सो दिस इज प्रोफाइलैक्टिक, प्रिवेंटिव है ये। करते क्या है, इनॉक्यूलेशन करते हैं, होस्ट के अंदर कोई चीज़ डालते हैं। वो क्या चीज़ है, इनएक्टिव या वीकेंड पैथोजन। तो फॉर एग्जाम्पल जिस भी ऑर्गेनिज्म से बीमारी होनी है, फॉर एग्जाम्पल पोलियो की बात करें तो पोलियो होता है पोलियो वायरस से। तो पोलियो वायरस को या तो इनएक्टिव करके डालेंगे आपकी बॉडी में या उसे वीक करके डालेंगे, कमज़ोर करके डालेंगे, इतना कमज़ोर कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी एक बार पोलियो का वायरस देख लेती है इनएक्टिव हालत में या वीक हालत में, तो वो उसे पहचान लेती है। जब वो उसे पहचान लेती है तो वो उसके खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर देती है, जिन्हें आप कहते हैं एंटीबॉडीज़। जब एक बार हथियार बन जाते हैं तो अगली बार वो फुल पावर के साथ भी आता है, तो आपकी बॉडी पहले से तैयार होती है। ये तरीका होता है वैक्सीनेशन के अंदर, जिसके ज़रिए आपको इम्यून बनाया जाता है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि पूरा पैथोजन उठा के डाल दें, ठीक है, इनएक्टिव करके या वीक करके। एक तरीका ये है कि उसका कोई प्रोडक्ट, वो कोई केमिकल जो प्रोड्यूस करता है, वो प्रोडक्ट जो है वो उठा के डाल दें, या उसके स्ट्रक्चर में से फॉर एग्जांपल अगर सेल है तो उस सेल का कोई कंपोनेंट उठा के डाल दें। काम कैसे करता है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ अभी। कैसे कैसे ली जा सकती है वैक्सीन, तो ओरली होती है, मुंह के जरिए, ठीक है। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन, पोलियो के कतरे पिलाने वाले आते हैं, आके पूछना आपके घर में कोई छोटा बच्चा, भाई शादी नहीं हो रही हमारी, कैसे आएगा छोटा बच्चा। और इंजेक्ट की जा सकती है बॉडी के अंदर, लाइक टेटनस वैक्सीन। आप अगर कहीं गिरते हैं, इंजरी होती है, चोट लगती है, तो आप जाते हैं, डॉक्टर आपको लिख के देता है ATS, ठीक है, एंटी टेटनस सीरम। तो वो आपके आर्म के अंदर, आपके बाजू के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये टेटनस वैक्सीन होती है। अच्छा, इम्यूनाइजेशन जो है ये ना सिर्फ बेनिफिशियल है उस इंडिविजुअल के लिए जिसके साथ की जा रही है, लाइक पोलियो के कतरे अगर आप पिला रहे हैं बच्चे को, तो सिर्फ उस बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जिस शख्स ने पोलियो की वैक्सीन नहीं पी होगी, अगर उसके अंदर पोलियो का वायरस जाएगा तो उसकी बॉडी से जब वेस्ट निकलेगा तो इस वेस्ट के अंदर ये वायरस चला जाएगा, फिर वो नाली के ज़रिए होते होते गंदे पानी के ज़रिए साफ़ पानी में जाएगा, फिर वो साफ़ पानी जब दूसरे बच्चे पियेंगे तो उनके अंदर भी ये वायरस जा सकता है। दैट इज़ वाई पोलियो जो है वो हमारे यहाँ से इरेडिकेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप 100% जो है वो पोलियो वैक्सीन नहीं पिला सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो कुछ लोग रह जाते हैं, उनके अंदर ये वायरस रह जाता है, फिर वो शेडिंग करते हैं, उनकी बॉडी से जब वायरस निकलता है तो फिर वो फैलता है उस इलाके के अंदर या उस शहर के अंदर दूसरे लोगों में। अच्छा, वैक्सीनेशन के अंदर होता क्या है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बहुत खुश है बीमार करके आपको। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसके पास कोई हथियार है, कोई आरी है, ठीक है। अच्छा, अब इस बैक्टीरिया के अंदर, इस पूरे बैक्टीरिया के अंदर दो चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। पहला है इसका फेस, ठीक है, इसको आपका इम्यून सिस्टम पहचानता है, बाकी इसके हाथ पैरों को और इसके हथियार को नहीं पहचानता। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब इसको पहचानता है तो हम इसे नाम देते हैं एंटीजन का। हर वो पार्ट जिसको इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके और उसके खिलाफ अटैक कर सके वो कहलाता है एंटीजन। तो अगर इम्यून सिस्टम इसे पहचानता तो ये एंटीजन है, अगर इम्यून सिस्टम इसे पहचानेगा तो ये एंटीजन होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं चेहरे की, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी हमारी पहचान चेहरा होता है। और ये इसका वो केमिकल है, ये इसका वो हथियार है जिसके ज़रिए हमें बीमार करता है। तो ये इसका टॉक्सिन है, ठीक है, ये इसका टॉक्सिन है। अब इम्यूनिटी के अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर करते क्या हैं, या तो इससे इसका हथियार ले लेंगे। अगर मैं इसका हथियार हटा दूँ, खाली डाल दूँ, ये वाला हिस्सा डाल दूँ, तो ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसके पास इसका चेहरा मौजूद है, तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा, एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा और इसके खिलाफ क्या बनाएगा, इसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इसे भी मार देंगी और अगली बार अगर ये दोबारा हथियार के साथ भी आता है तो इससे पहले कि ये मुझे बीमार करे,
ये एंटीबॉडीज जो हैं ये बनना शुरू हो जाएंगी और ये मर जाएगा, ठीक है। तो या तो इससे इसका हथियार ले लेते हैं या इसके हथियार को इसे वीक कर देते हैं। वीक कैसे करेंगे भाई, अगर मैं इसके हथियार की ये वाली साइड जो है जिससे ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, अगर मैं इसे कवर कर दूं तो इसके पास हथियार तो है लेकिन ये किसी काम का नहीं है। ऐसा है कि इसके पास गन है लेकिन इसके पास कोई बुलेट नहीं है, तो इस टॉक्सिन से ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इसे अगर मैं बॉडी के अंदर डाल दूं तब भी ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इम्यून सिस्टम इसे आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि एंटीजन मौजूद है, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे, एंटीबॉडीज बना लेंगे, और आइंदा अगर ये पूरे एक्टिव हथियार के साथ भी आएगा तो इससे पहले कि ये मुझे बीमार करे इम्यून सिस्टम इसका खात्मा कर देगा। तो ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। वैक्सीनेशन जो है ये प्रोफाइलेक्टिक होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिनको कंट्रोल किया जा चुका है वैक्सीनेशन के जरिए। हमारे यहाँ एक शेड्यूल होता है EPI के नाम से, बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके अंदर पोलियो होता है, ठीक है, उसके अंदर एक DPT होती है, DPT के अंदर डिफ्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है और टेटनस है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस A और B की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। इसके अलावा मीजल्स की वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाती है। तो ये बहुत हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है। तो बहुत सारी वैक्सीन हैं जो कि डेवलप की जा चुकी हैं और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल हो चुकी हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के अंदर जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो अभी जो मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाई थी उसके अंदर अगर आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डालते हैं या तो इनएक्टिव करके उसका हथियार लेके या वीक करके, तो ये वाला पार्ट कवर हो गया। या मैंने बताया था कोई पैथोजेनिक प्रोडक्ट, तो उसका जो हथियार है खाली वो भी डाला जा सकता है, लेकिन होना ये चाहिए कि उसको एंटीजन होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको इम्यून सिस्टम पहचानता हो। तो उसका प्रोडक्ट लेके भी, यानी उसका जो खाली हथियार है वो भी डाला जा सकता है, तो उसको इम्यून सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा। कई बार क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का कैप्सूल डाला जाता है। ये बैक्टीरिया का सेल है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर ये जो कैप्सूल है ये कैप्सूल डाला जाता है। तो आपका जो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है उसके अंदर ये कैप्सूल जो है वो डाला जाता है। देखें कैप्सूल आपको अकेले कुछ नहीं कर सकता, जब तक पूरा बैक्टीरिया ना हो तो कैप्सूल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कैप्सूल को हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है, ये एंटीजन के तौर पर बिहेव करता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अगली बार बैक्टीरिया पूरा का पूरा सलामत भी आएगा ना तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही उसे मार गिराएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है भाई, जो आप घटाघट जो है वो बंटी की तरह खाती है हमारी कौम। तो एंटीबायोटिक का यूज़ और मिसयूज़, देखिए एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकें या फिर उन्हें मार सकें। एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म भी कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को उनकी औकात में रखते हैं, उनको दूर रखते हैं या उनको मारते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन है, ये किससे मिली थी? ये फंगस से मिली थी। तो जो पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है, ये उससे मिली थी। तो ये फंगस जो है ये क्या करता है, एक ऐसा केमिकल बनाता है, ये वाला केमिकल, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो बैक्टीरिया जो है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या उसे किल करने के लिए। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन यही होती है, केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट द ग्रोथ या फिर टू किल अदर ऑर्गेनिज्म। तो पहली एंटीबायोटिक का जो है वो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक जो है वो दूसरे फंजाई और बैक्टीरिया, हमने लास्ट टाइम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी बैक्टीरिया की, उसके अंदर मैंने बताया था कि बैक्टीरिया से कुछ एंटीबायोटिक ली गई है। फंजाई के अंदर भी हम देखेंगे कि कुछ एंटीबायोटिक हमने और भी पेनिसिलिन के अलावा भी फंजाई से हमने एंटीबायोटिक लिए हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल क्यों? क्योंकि हमें ये नेचर से मिल रही है। हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक बार एंटीबायोटिक ले ली ना तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लैब के अंदर उसका स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी चाइना कॉपी बनाते हैं। तो वो जो चाइना कॉपी है जो कि आप आर्टिफिशियली लैब के अंदर बना रहे हैं, ये कहलाती है आर्टिफिशियल। तो दो तरह की एंटीबायोटिक्स हो गई, एक एंटीबायोटिक वो होती है जो नेचुरल कहलाती है, एक एंटीबायोटिक वो होती है जो आर्टिफिशियल कहलाती है, जो कि आप लैब के अंदर डिजाइन करते हैं। कई बार ये जो आर्टिफिशियल वाली होती है ये आप नेचुरल से ज़्यादा अच्छी बना लेते हैं, इसकी जो एफिकेसी होती है, इसका जो इफेक्ट होता है वो नेचुरल से काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, अब एक और तरीके से हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करते हैं, वो है हमारे पास स्पेक्ट्रम की बेसिस के ऊपर कि कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म को ये कवर कर रही है। मैंने पहले भी बताया था, एक एंटीबायोटिक वो होती है जिन्हें हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, और एक एंटीबायोटिक वो होती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर एक एंटीबायोटिक सिर्फ कुछ बैक्टीरिया को मार रही है तो वो नैरो स्पेक्ट्रम कहलाएगी, ठीक है, सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को मार रही है। अदरवाइज अगर वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने की एबिलिटी रखती है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करते हैं, इनका टारगेट क्या है? ऐसा क्या है कि आप गोली खाते हैं, मुसलसल 3-4 दिन या 6 दिन 7 दिन गोली खाते हैं और आप जो है वो हशाश बशाश हो जाते हैं, आपकी बीमारी चली जाती है।
तो कुछ ना कुछ तो करती होगी ना जाके, ऑल्दो आपने कभी जो है वो गौर नहीं किया क्योंकि आपका काम नहीं है, ना तो आप MBBS कर रहे हैं, ना तो आप फार्मेसी के अंदर हैं। लेकिन हमें पता है कि ये एंटीबायोटिक्स करती क्या है। देखिए, या तो इनका टारगेट होता है सेल वॉल, जैसे कि अभी आपने इसका नाम सुना पेनिसिलिन, चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा बॉक्स बना है जहाँ पे पेनिसिलिन का जिक्र है, और वहाँ पर बताया कि ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। मैंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर भी बताया था। ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो उसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जाहिर सी बात है दीवारें जो हैं वो प्रोटेक्शन करती हैं। तो जब आप पेनिसिलिन लेते हैं ना, तो पेनिसिलिन अंदर जाके बैक्टीरिया को उसकी सेल वॉल बनाने नहीं देती। जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो उसकी प्रोटेक्शन लूज हो जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो सेल वॉल बनने से रोकती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करती हैं। सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, चीज़ों का अंदर जाना और बाहर जाना। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर के साथ छेड़छाड़ की जाए तो कुछ चीज़ें जो बाहर जानी चाहिए थी वो अंदर रह जाएंगी, कुछ चीज़ें जो अंदर आनी चाहिए थी वो बाहर रह जाएंगी, तो बैक्टीरिया अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकेगा। सिमिलरली बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स बन रही होती हैं और न्यूक्लिक एसिड बन रहा होता है। अब प्रोटीन, आपको पता है कि हमारा जो DNA होता है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे बनना होता है प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हमारे रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक बना दी जाए, वैसे मौजूद हैं, ठीक है, यूज़ भी की जाती हैं, अगर एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को उसकी प्रोटीन बनाने नहीं दे रही, कैसे रोकेगी भाई? प्रोटीन बनाना जिम्मेदारी होती है राइबोसोम्स की। अगर एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया के राइबोसोम को काम करने ना दे तो बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना सकेगा। जब बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना सकेगा तो वो अपना कोई काम नहीं कर सकेगा। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA और RNA, आपको पता है कि प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें पहले DNA से बनता है RNA। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, DNA से RNA। अब अगर ऐसी एंटीबायोटिक है जो DNA से RNA नहीं बनने दे रही तो ना तो RNA बनेगा ना आगे जाके प्रोटीन बनेगी। तो राइबोसोम को कुछ नहीं किया हमने, लेकिन हमने RNA नहीं बनने दिया, तो जब तक RNA नहीं जाएगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगी। सिमिलरली एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो हमने डिस्कस किया था कि फिजन जब होता है तो ये वाला बैक्टीरिया सबसे पहले क्या कॉपी करता है? अपना DNA, और फिर बैक्टीरिया का सेल बीच से टूट जाता है तो ये दो बैक्टीरिया में एक एक DNA चला जाता है। अब अगर आप न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर इस्तेमाल करें, यानी न्यूक्लिक एसिड बनने ही ना दें, DNA से DNA की कॉपी ना बनने दें, तो कभी भी दो DNA नहीं बनेंगे। जब दो DNA नहीं बनेंगे तो कभी भी दो बैक्टीरिया के सेल नहीं बनेंगे, यानी आपने बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को रोक दिया। तो ये कुछ टारगेट्स होते हैं एंटीबायोटिक से। इस तरीके से एंटीबायोटिक जाके हमारी बॉडी के अंदर काम करती है और बैक्टीरिया को रोकती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फसलों के ऊपर दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ना सिर्फ इंसानों के अंदर बल्कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां कॉज करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर भी, बीमारियों से बचने के लिए भी, और बीमारी अगर हो जाए तो उसको किल करने के लिए भी। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात हो गई यूज़ की, अब आ जाते हैं मिस यूज़ के ऊपर। एंटीबायोटिक का इनअप्रोप्रिएट और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है, एक तो गलत इस्तेमाल और दूसरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, ये जो बंटी की तरह हमारी कौम खाती है कुछ भी हो जाए, एजोमैक्स खा रहे हैं, एजोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, भाई इतनी हैवी एंटीबायोटिक खा रहे हैं ज़रा से सिम्टम्स के अंदर। तो ये जो इनअप्रोप्रिएट इस्तेमाल है, इनअप्रोप्रिएट इस्तेमाल एक ये भी होता है कि डॉक्टर ने कहा कि भाई 7 दिन तक आपने दवा खानी तब बैक्टीरिया मरेगा, आपको 3 दिन बाद अच्छा फील होने लगा, आपने कहा डॉक्टर की ऐसी की तैसी, मैं क्यों ज़ाया करूं पैसे। भाई वो 7 दिन का अगर उसने कहा था वो इसका मतलब था एक एक बैक्टीरिया को मारने में 7 दिन लगने थे, आपने 7 दिन तक दवा खानी थी, आप 3 दिन दवा खा के बैठ गए। अब बैक्टीरिया जो थोड़े बहुत रह गए थे उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया, फिर आप आ जाते हैं डॉक्टर के पास कि सर डॉक्टर साहब आपकी दवा तो असर ही नहीं कर रही। तो भाई 7 दिन तक बोला है तो 7 दिन तक खाओ ना। तो ये जो पूरा कोर्स नहीं करते, इनअप्रोप्रिएट इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग एक्सटेंसिव इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है इसका मतलब यह है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पहले कोई एंटीबायोटिक असर करती थी, फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर अगर पेनिसिलिन असर करती थी, अब उस बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी एबिलिटी जो है वो अक्वायर कर ली है जिसकी वजह से वो उस पेनिसिलिन, अब वो पेनिसिलिन के साथ खेलता है। आप जब पेनिसिलिन खाते हैं तो वो पेनिसिलिन जाके उसको मारती नहीं है बल्कि उस पेनिसिलिन के साथ खेल रहा होता है, ठीक है, फुटबॉल की तरह उसे लात मार रहा होता है। तो ये कहलाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका एक मैंने बताया था कि जो कॉज है वो प्लाज्मिड की शेयरिंग है। वो जो प्लाज्मिड है जिसे आप कॉन्जुगेशन के जरिए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को गिफ्ट देता रहता है, तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है तो वो पूरी की पूरी कॉलोनी को रेजिस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आजकल एक तरह का टाइफॉइड जो है वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन था, जो कि XDR था।
एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, यानी एक पूरी लिस्ट है एंटीबायोटिक की जो उसके खिलाफ पहले असर करती थी लेकिन अब वो असर नहीं कर रही। अब आप सोचें सिंपल सी बीमारियां जो हैं अगर उसके खिलाफ आपकी एंटीबायोटिक असर करना छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी। जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी तो बहुत छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की जान जा सकती है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक किया करें। इसके अलावा भाई एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको पता है ये मेडिकल का जोक भी है। आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से अगर आप एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट पूछेंगे ना तो वो 3 बताएगा आपको, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। क्यों? क्योंकि एक तो इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बच्चों को याद नहीं रहते। तो एग्जाम के अंदर भी जब एग्जामिनर पूछता है भाई साइड इफेक्ट बताओ इस दवा के, तो हम तीन ही बातें करते हैं भाई, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। तो यहाँ पे इन्होंने एलर्जिक रिएक्शन लिखा हुआ है, कुछ दवाओं से एलर्जी भी हो जाती है, एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन, मैंने बताया मोस्ट कॉमन 3 है जो कि हम हर मेडिसिन के अंदर लगाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर साइनोबैक्टीरिया की, जिसके बाद ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा।